हाँ जी, तो कहां पर पहुंच गया था टॉपिक अपना? IRDAI, इंश्योरेंस करवाओ सोच समझ के। और इंश्योरेंस खरीदते टाइम क्या चेक करना चाहिए बेटा? प्रीमियम या के सेटलमेंट रेशो? जिसका कम हो उससे लेना चाहिए, ज्यादा हो उससे। तो ज्यादा लोगों को पैसा दे, उसी से इंश्योरेंस लो। सिंपल सा रूल है बेटा। चलो भाई साहब, तो चले बेटा आगे। IRDAI में आपके लिए मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन अंडरलाइन कर लीजिए। और IRDAI में आप बताइए, इसका जो एक्ट था बेटा वो आया था 1999। IRDAI एक्ट आया था 1999 एंड ड्यूली पास बाय द पार्लियामेंट में पास भी हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि IRDAI एक्ट 1999 इसने प्राइवेट प्लेयर्स को परमिशन दी कि वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकते हैं, वरना पहले ये पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास थी। यानी इंश्योरेंस गवर्नमेंट के पास था, प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था। लेकिन 1999 में हमने जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया था 1991 में, तो उसके बाद फिर हमने यहां पर भी प्राइवेट प्लेयर्स को यानी प्राइवेट कंपनीज को इंश्योरेंस में आने के लिए कहा। और FDI लिमिट दी उनको कितने परसेंट? 26। लेकिन आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि प्रेजेंट में ये लिमिट हो चुकी है 49। तो आपको ये याद नहीं करनी है 26, आपको याद करनी है 49। 49% FDI अलाउड है, यानी 50% पैसा लगभग आप बाहर से लगा सकते हैं। कोई दूसरी कंट्री के लोग यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी दूसरे देश की इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में आना चाहे तो आ सकती है। 49% FDI हमने क्या कर दिया बेटा? अलाउ। क्लियर? इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो बनेगा, उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लीजिए। IRDAI बनाया गया था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट टू पॉलिसी होल्डर्स। बहुत जरूरी है बेटा ये। बहुत विश्वास के साथ लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं, और जब पैसा चाहिए बेटा तब पैसा ना मिले तो बहुत तकलीफ होती है। आपने मूवी देखी होगी OMG, ओ माई गॉड, देखिए आपने? अगले बंदे ने तो इंश्योरेंस लिया ना, जब उसकी दुकान गिर जाती है वो बिल्कुल टेंशन में नहीं था। बोले क्यों? बोले इंश्योरेंस किस लिए कराया था? इंश्योरेंस का क्लेम लूंगा, पैसा वापस, दुकान वापस से बना दूंगा अपने। लेकिन तकलीफ उसको तब होती है जब वो इंश्योरेंस क्लेम करने जाता है और उससे कहा जाता है कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है। तो ये कंडीशंस हमें पहले पता होनी चाहिए। और नॉर्मली दुनिया का हर एक्ट ऑफ गॉड ही है भाई। आज अगर तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो क्या है वो? कल अर्थक्वेक आया था, पता है आपको? रात के 12:30 बजे जयपुर में। हाँ बेटा, क्या है कि रिएक्टर स्केल पे शायद हाँ 4.5 था। अगर यही 6 के आसपास होता ना, अगर या 7 होता, तो बेटा फिर न्यूज ही आती बेटा। हम लोग नहीं आते बेटा, सिर्फ क्या आती बेटा? न्यूज। जयपुर में भूकंप से बिल्डिंग गिरी, लोग दबे। हाँ
दुष्ट बच्चे हैं, दुष्ट, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपने सीए बनने के लिए यहीं पे आना है भाई। अब कई लोग जो हैं वो वाकई में सीए बनना चाहते हैं, कई लोगों को लोगों ने धक्का मार के यहां तक भेज दिया है, वो मजबूरी में यहां पे आ गए हैं। जब हम क्लास में होते हैं तो हम पूरी बच्चों की फेस रीडिंग करके ये पता लगा लेते हैं कि कौन से बच्चे वो हैं जो पढ़ने के लिए वाकई में आए हैं, और कितने ऐसे हैं जो मजबूरी में यहां भेजे गए हैं, कितने ऐसे हैं जो दोस्तों के कहने पे आ गए हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे फ्रेंड ने सीए फाउंडेशन किया तो मैं भी सीए फाउंडेशन करूंगा, फिर यहां पे बताता कि मैथ्स तो समझ में आ रही नहीं है, अकाउंट सर के ऊपर जा रही है, ईको हम पढ़ते नहीं है। तो उस बच्चे को उसी दिन अपना रिजल्ट पता होता है, वो जानता है कि मैं क्या बो रहा हूं और क्या काटूंगा। तो जिसका पेड़ बोएगा वही पाएगा बेटा। तो हम जानते हैं कौन से स्टूडेंट है जो वाकई में अपनी इच्छा से सीए बनना चाहते हैं, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से सीए बनना चाहते हैं और बनने की कोशिश कर रहे हैं, और कितने लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो जो लोग टाइम पास करते हैं ना, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हाँ बेटा, सवाल ही नहीं उठता बेटा, सवाल ही नहीं उठता बेटा। सीए का एग्जाम कोई तुक्का नहीं है बेटा, और जितने बच्चे पास होते हैं ना, वो तुक्के में पास हुए बच्चे नहीं होते। वो सीए वही बनता है भाई जिसमें एबिलिटी हो। नहीं तो आज की डेट में जो रिजल्ट जाता है वो क्यों जाता है 40%, 35% क्यों जाता है? 100% जाना चाहिए ना। फाउंडेशन में तो है ही क्या, अकाउंट्स वैसे बच्चा पास कर लेता है, लॉ इतनी कोई भयानक, इतनी खतरनाक है नहीं कि उसे सॉल्व नहीं होगा। लॉ इको बच्चा क्या भाई, इको आप देख ही रहे हो, इको में ऐसा क्या है भैया कि बच्चा अब इस पे क्या पूछ लेगा? वो जो पूछ सकता है मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, इससे हार्ड क्या पूछ लेगा? और अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आईआरडीआई तो उसका आंसर होगा भाई। आज ये पूछ ले कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट टू पॉलिसी होल्डर, ये किसका काम है? सिंपल सी बात है। शेयर मार्केट आ जाए तो सेबी है, मनी का आ जाए तो आरबीआई है। अब इसमें क्या टफ है? और फिर रिजल्ट जाता है 30%, 35%। उसके पीछे वजह है जो मन से नहीं पढ़ रहे वो। तो दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो एफर्ट ही नहीं लगाता, वो कभी पास नहीं होता बेटा, और दूसरा जो एफर्ट तो लगा रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। कई लोग मजबूर होते हैं कि मैं पूरा एफर्ट लगा, होते हैं कई स्टूडेंट बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हमने देखे ऐसे स्टूडेंट जो अपनी जान लगा के बैठे लेकिन नहीं हो रहा क्लियर। तो मुद्दा यह है कि मेहनत करते रहो, अगर मेहनत करोगे तो बड़ा पास हो जाओगे। ये जितने यहां बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना यहाँ पे, अगर यहां के मॉक टेस्ट पास कर गए ना बेटा ये लोग, अब इनको मौके कितने मिले? 4, आपको मिलेंगे सिर्फ 2। आपकी मॉक टेस्ट सीरीज होगी 2, आपकी पहली होगी, इनकी तीसरी होगी। वो ये 2 एग्जाम दे चुके होंगे, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसका आंसर लिखना होता है, कितना टाइम मिलता है, टाइम कैसे यूज करना है, आपसे ज्यादा जानते होंगे। अब इसमें गलती आपकी है, और आपकी गलती ये है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया था कि सीए करना है तो आपको जल्दी ज्वाइन करना चाहिए था। आपका बैच कब स्टार्ट हुआ था? जुलाई, 27 जुलाई तो तब अगस्त ही मान लो बेटा, अगस्त में। और ये आ गए थे मार्च अप्रैल में। बेटा एग्जाम से पहले आ गए थे एक बैच। तो एग्जाम की छुट्टी दी थी हमने उनको 1 महीने की, उससे पहले हमने उनको 25% सिलेबस पहले करा दिया था बेटा। यानी कि हमने बैच स्टार्ट किया, उससे बच्चे आ गए थे, उनको 25% तो एग्जाम में जो छुट्टी हुई थी एग्जाम की, जो उनके एग्जाम के लिए छुट्टी दी थी आपको, उससे पहले ही 25% सिलेबस पूरा कर चुके थे बेटा। जब वो वापस आए तब तक तो फिर क्या टाइम लग रहा था बेटा। इसके बाद के बैचेस है वो भी अब धीरे धीरे करके पहुंच ही गए बेटा। तो कई बैचेस ऐसे हैं जिनकी पहली मॉक टेस्ट सीरीज है जो भी चल रही है, जैसे कि 9, 10, 11 इनकी पहली है ये जीसीएफ ना। जीसीएफ
3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। हिंदी मीडियम तो नहीं है ना उनका? फिर तो बेटा दूसरी है बेटा। GCF 2 कब का खत्म हो गया बेटा? 12 होगा। अभी जो बैचेस खत्म हुए हैं वो 10 11, जो अभी लेटेस्ट खत्म हुई है बैच बेटा, वो है GCF 10 और 11, जो अब ये पहली सीरीज दे रहे हैं, जबकि इससे पहले वाले दे रहे थे दूसरी सीरीज। तो 2 सीरीज भी अगर ईमानदारी से दे दोगे ना बेटा, और 2 सीरीज भी ये सोच के दोगे कि मेरा फाइनल एग्जाम है, बस मैं यहाँ पे टेस्ट देने नहीं आया हूँ, ये मेरा फाइनल एग्जाम है, मैं ICAI में बैठ के पेपर दे रहा हूँ, तो बेटा फिर अगर वैसे करोगे ना तो क्लियर कर जाओगे। और यहाँ क्लियर हो गए तो बेटा वहाँ तो क्लियर हो गए होगी, क्योंकि वहाँ से पेपर आपको यहाँ पे 21 मिलेगा, 19 नहीं। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टफ मिलेगा, आसान नहीं। यहाँ से आसान वहाँ पे मिलेगा बेटा आपको, यहाँ का पेपर आसान नहीं मिलेगा। मेरी 4 में से 2 सीरीज जो होती हैं, 2 पेपर जो होते हैं वो टफ होते हैं, 2 इजी होते हैं बेटा। तो इनका पहला वाला थोड़ा सा टफ था, अब की बार जो हो रहा है बेटा वो इजी है। जो तीसरा होगा बेटा वो टफ होगा, जो आपका पहला होगा वो टफ होगा बेटा। मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, कहीं आपके नंबर कम आए और आप डीमोटिवेटेड नहीं होना है। मैं पहले बता रहा हूँ कि वो पेपर क्या होगा बेटा, टफ। हाँ, जो लास्ट पेपर होगा ना बेटा वो इजी, मतलब ऐसे नहीं कि व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, नीचे नाम लिखा रामलाल। चलो, इसका काम है कि स्पीडी और ऑर्डरली ग्रोथ होनी चाहिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। टू सेट, प्रमोट, मॉनिटर, एनफोर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस, फेयर डीलिंग, टू एंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जनरल क्लेम। रीड कर लेना एक बार, क्या कर लेना, रीड। क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, अब जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा बेटा। नहीं, रीड तो करना है बेटा, ये पूरा रीड करना है बेटा। किससे वाला रीड नहीं करना है? हाँ, वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन बना सेक्शन 14 ऑफ IRD एक्ट 1999, ले डाउन द ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शन। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो IRDA की ड्यूटीज हैं वो कौन से सेक्शन में बताई गई हैं। तो याद रखना, सेक्शन 14 ऑफ IRDA एक्ट, सेक्शन 14 ऑफ IRDA एक्ट। तो इस एक्ट के 14 सेक्शन 14 में हमें बताई गई है इसकी ड्यूटीज एंड पावर्स बताए गए बेटा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे का मुद्दा वापस के काम से रिलेटेड ये इशू द एप्लीकेंट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यू, मॉडिफाई, विड्रॉ। तो जो नए लोग आना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन यही देता है, उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू, मॉडिफाई भी ये करता है, विड्रॉ भी कर सकता है बेटा। क्या कर सकता है बेटा? विड्रॉ, कैंसिल भी कर सकता है, ये सारी बात इसके पास ये बेटा। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स, उनको देखना कि उनको पैसा सही टाइम पे मिले। इसके बाद क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करना जो एजेंट्स होते हैं उनके लिए। जो सर्वेयर हैं, इसकी बात अपन सुबह कर रहे थे कि वो सर्वेयर आते हैं, यस आते हैं बेटा। सर्वेयर्स होते हैं, लॉस एक्सेसर भी होते हैं बेटा, जो पता लगाते हैं कि एक्चुअली लॉस हुआ कितना। आपने क्लेम 2 करोड़ का किया, लेकिन क्या नुकसान 2 करोड़ का हुआ भी है, तो लॉस एक्सेसर भी आते हैं साथ में, सर्वेयर भी आते हैं, लॉस एक्सेसर भी आते हैं। इनका काम चेक करना होता है कि जितना आप क्लेम कर रहे हो उतना नुकसान, अरे हुआ भी है क्या? 2 रुपए नुकसान हुआ, 2 लाख मांग रहे हो, नुकसान कितना हुआ? 2 रुपए का, मांग कितना रहे हो? 2 लाख। तो जले हुए सामान में तो क्या पता लगेगा बेटा 2 करोड़ का था कि 1 करोड़ का था? मिलेगा बेटा, आराम से मिलेगा, तभी जलाते बेटा, नहीं तो अपनी फैक्ट्री में आग कौन लगाएगा बेटा? अरे बेटा, सबसे बढ़िया इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस से बढ़िया इंश्योरेंस कोई भी नहीं होता बेटा। आपको साल के 10-12 हज़ार रुपए देने हैं, साल के 10-12 हज़ार, और सब इंश्योर्ड हो गए कम से कम आपसे 1 से 1.5 करोड़ रुपए के। तो 1 से 1.5 करोड़ का सम इंश्योर्ड है आपका, और साल कितने दे रहे हो आप? 10-12 हज़ार रुपए। 12 हज़ार रुपए लगाओ तो लगाओ, साल का, महीने का कितना? 1,000 रुपए हो गया, और महीने का 1,000 हुआ तो पर डे का लगा लो बेटा 33 रुपए। 33 रुपए रोज का देके आप सम इंश्योर्ड है कितने के? 1.5 करोड़ के।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ही है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये जो इंश्योरेंस है कार इंश्योरेंस की तरह होता है। आप हर साल रिन्यू कराते हैं, अगर कार भिड़ गई तो पैसा मिलता है, नहीं भिड़ी तो कुछ नहीं मिलता, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको लास्ट में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वैसे टर्म इंश्योरेंस है, आदमी मर गया तो पैसा मिलेगा, नहीं मरा तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ बेटे, टर्म इंश्योरेंस की मैच्योरिटी 1 साल होती है बेटा। 1 साल जैसे खत्म हुआ उससे पहले आपको रिन्यू कराना है उसको, जैसे कार इंश्योरेंस खत्म होने से पहले रिन्यू कराते ना, वैसे बेटा इसमें पैसा तभी मिलेगा जब आदमी मरेगा। तो सपोज आपने 30 की एज में, या हाँ 30 की एज में आपने टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट किया और 70 की एज तक किया, यानी कि 40 साल। तो 40 साल के हिसाब से आपका 1 साल का कितना लग रहा है? 12,000। तो 12,000 1 साल का है, तो 40 साल कितना हो गया? 4,80,000। 4,80,000 हो गए ना, 5 लाख। पूरे 40 साल के कितने लगे? सिर्फ 5 लाख। अगर ये 40 साल आप जी गए तो बेटा करोड़ों आप ऐसे कमा लोगे। नहीं जी पाए तो फैमिली को 1-1.5 करोड़ इकट्ठा मिल जाएगा। दोनों में क्या है बेटा? लाइफ सेव। लेकिन ध्यान से इंश्योरेंस करवा ले कि घर पे मत बताना किसी को। अरे घर में सबको पता है कि ये 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस अच्छा है, चलो घर में मंदी आ रही है, भले मंदी आ रही तो वो भी तो आ रहा है सामने से, बस आज ही उड़ा देंगे इसको, खेल खत्म, पैसा हजम, आ गए 1.5 करोड़ की पार्टी, चलो मजे करो। तो सर्वेयर लॉस एक्सेसर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, एफिशिएंसी है, यहां भी आप रीड करेंगे बेटा। क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वो एक अलग बात है बेटा। इसके बाद ये टेबल है बेटा, और इसके ऊपर लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेबल में अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया ना सब आ गया बेटा। हालांकि जितना आपको अंडरलाइन कराया वो सारा पढ़ना है और टेबल भी रीड करनी है। ये लास्ट में एक समरी की तरह पढ़ लेना बेटा, जिसपे सबके ईयर्स आ जाएंगे, सबके एक्ट आ जाएंगे, इनके प्रोसीजर्स कौन से थे सारे वो आ जाएंगे। तो एक बार इस टेबल को आप रीड करें, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। लगभग ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए एक बार सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा बेटा इसको। और उसके बाद आता है बेटा नाबार्ड से पहले 2-4 लाइन और 1-2 क्वेश्चंस और बन रहे हैं बेटा यहां से। इन इंडिया द जेनेसिस ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग may be traced to the setting up of the IFCI। यहां से इंडिया में बैंकिंग स्टार्ट हुई बेटा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन 1948। और फिर हमने सेट किया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI। मैंने बताया था आपको जब वो चैप्टर पढ़ रहे थे कि ये डेवलपमेंट बैंक था पहले। कौन सा बैंक था ये? और बाद में क्या बन गया? कमर्शियल। तो आपने देखोगे उसका जो इनकॉर्पोरेशन ईयर है ना वो 1994 था, 1994। जबकि ये कब आ गया था? नहीं 1955। कब आया था बेटा? लेकिन तब ये डेवलपमेंट बैंक था। कौन सा बैंक था? डेवलपमेंट बैंक। कमर्शियल बैंक नहीं था। कौन सा बैंक था? डेवलपमेंट बैंक। और साथ में IDBI 1964 में आया था। और ये दोनों ही बैंक प्रेजेंट में बन चुके हैं कमर्शियल बैंक। हालांकि बनाया तो इनको डेवलपमेंट बैंक गया था, लेकिन अब कौन से बैंक है बेटा? ये कमर्शियल बैंक है बेटा। अब आता है नाबार्ड। तो सबसे पहले नाबार्ड का फुल नेम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें ईयर लिखा हुआ नहीं, आप लिख रहे हैं 1982 में आया था बेटा। कब आया था नाबार्ड? 1982 में आया था नाबार्ड। कौन आया था बेटा? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में बेटा, एंड ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि नाबार्ड क्या काम करता है? नाबार्ड काम करता है रूरल डेवलपमेंट का, रूरल डेवलपमेंट। लेकिन ये डायरेक्ट फाइनेंस नहीं देता बेटा। ये अगर आप किसान हैं तो आप डायरेक्ट नाबार्ड से जाके लोन नहीं मांग सकते। नाबार्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। वैसे इसको फंडिंग इंस्टीट्यूशन कहा गया है, लेकिन ये बेसिकली रीफाइनेंस का काम करता है, फाइनेंस का नहीं। किसका? दोनों में डिफरेंस क्या है? फाइनेंस और रीफाइनेंस। फाइनेंस का मतलब डायरेक्ट पैसा देना, रीफाइनेंसिंग का मतलब जैसे ये मान लीजिए डेवलपमेंट बैंक है, जैसे ये रीजनल रूरल बैंक हो गए, ठीक है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए,
तो नाबार्ड पैसा देगा इनको और ये पैसा देंगे पब्लिक को। तो डायरेक्ट मैं पब्लिक को नहीं दूंगा, मैं पैसा किसको दूंगा? इनको। और ये पैसा किसको देंगे? आपको। तो मैं फाइनेंस नहीं कर रहा हूं, रीफाइनेंसिंग। तो मैं इनको पैसा दूंगा और साथ में मॉनिटर भी करूंगा। मॉनिटर करूंगा कि जो पैसा दिया जा रहा है वो सही जगह पे यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि मैं दे तो रहा हूं पैसा, लेकिन आप उस पैसे को जिन लोगों को देना चाहिए उनको आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो वो काम किसका है बेटा? और मैं कौन हूं? थैंक यू बेटा। हाँ करते सर ये बेटा। नाबार्ड में सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि किस किस के लिए रीफाइनेंस अवेलेबल है। तो अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, नाबार्ड का रीफाइनेंस अवेलेबल है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय आरबीआई। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय आरबीआई, इन सबको लोन देता है। और आरबीआई इसमें नाबार्ड में से नॉर्मली पूछा जाता है 3 क्वेश्चन। एक पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर, एक इसका एस्टेब्लिशमेंट 1982, और तीसरा क्वेश्चन एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम। सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसको हम पूरे जो नाम है इसका वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है एसएचजी का। गांव में जो पुअर वुमेन है वो अपने ग्रुप बनाती है, जिनको फाइनेंस में हेल्प कौन करता है बेटा? एसएचजी। और एसएचजी को फाइनेंस कौन करता है? नाबार्ड। ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्लास की स्ट्रेंथ लास्ट टाइम भी शायद डिस्कस किया था हमने इसको। क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 50। 1000 एक बच्चा हर महीने जमा करेगा तो टोटल कितने जमा हो गए? 50,000। कितने हजार? अब जब जिसको जरूरत पड़े तब उसमें से ले लो और इंटरेस्ट साथ पैसा चुका दो। तो बाहर किसी से लोन मांगने की डिपेंडेंसी खत्म। और हर महीने 50,000 जोड़ेंगे तो साल के 6 लाख हो जाएंगे। हर साल कितने हो जाएंगे? 6 लाख। तो 6 लाख रुपए एट ए टाइम किसी को भी चाहिए हो तो तुरंत अपने ग्रुप से ले लो, बाहर मांगने जाने की जरूरत नहीं है कि 10,000 20,000 50,000 चाहिए तो अपने ग्रुप से ले लो। तो बेटा यही काम एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। क्लियर है बेटा? कंफ्यूजन? श्योर? तो यहां पर बेटा आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है बेटा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। बेटा इसकी रिकॉर्डिंग चेंज कर देना बेटा एक बार, 5+ कर दो।